दिन पहले पेंटागन ने दावा किया कि रूस की सेना कीव से 30 किलोमीटर पीछे हट गई है और अब पेंटागन का दावा है कि रूस अपनी सेना को पीछे तो हटा चुका है, लेकिन इसके पीछे की मंशा ये है कि वो रीपोजिशनिंग कर रहा है। दरअसल कई दिनों से जारी नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां इमरान खान की पारी अब खत्म होने के कगार पर है। हालांकि पाकिस्तान के गृह मंत्री ने इमरान के इस्तीफे की खबरों को सिरे से नकार दिया है। वो कह रहे हैं कि इमरान अंतिम दौर तक लड़ाई लड़ने को तैयार है। दूसरी तरफ इमरान खान ये भी कह रहे हैं कि ये सब एक साजिश के तहत किया जा रहा है। और इस बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा और ISI के प्रमुख नदीम अंजुम इमरान खान से मिलने उनके घर पहुंच गए। तो दूसरी तरफ वहां के विपक्षी नेता बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कह दिया कि इमरान खान बहुमत खो चुके हैं, इस्तीफा तो देना ही होगा। यानी इमरान खान चारों तरफ से गिर चुके हैं। कश्मीर कश्मीर चिल्लाने वाले इमरान अब खुद अपनी सत्ता गंवाने के करीब पहुंच चुके हैं। तो आज इसी मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के पैनल के साथ होगा आर पार, और हमारे साथ ग्राउंड जीरो से संवाददाता भी जुड़ेंगे जो ये बताएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में ताजा हालात क्या हैं। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। जाने वाली है इमरान की कुर्सी। बस कुछ घंटों के मेहमान हैं इमरान। पाकिस्तान में तख्ता पलट वाली साजिश का आका कौन? ये पाकिस्तान में इमरान सरकार की चुनौतियों का नया दौर है। करीब 4 साल पहले नए पाकिस्तान का नारा लेकर आई इमरान सरकार की सत्ता का तंबू अब कभी भी उखड़ सकता है। CNN न्यूज 18 के हवाले से आई खबर के मुताबिक सत्ताधारी गठबंधन से सहयोगी पार्टी MQMP ने भी नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद इमरान सरकार पर संकट के बादल और ज्यादा गहरे हो गए हैं। और इसी पॉलिटिकल क्राइसिस का जिक्र खुद इमरान खान ने भी कर दिया है। क्राइसिस तो मुल्कों में आते रहते हैं, कोई नई चीज नहीं है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर क्राइसिस आता रहता है। कभी मसलन लोगों को अपनी पार्टी के अंदर कॉन्फ्रेंस चला जाता है। नो कॉन्फिडेंस वोट एक जायज जमहूरी तरीका है। इस क्राइसिस का ये है एक फॉरेन इंपोर्टेड क्राइसिस। ये एक बाहर से साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। आ गया। उधर पाकिस्तान में पैदा हुए सियासी संकट के बीच कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसे लेकर कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। CNN न्यूज 18 के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान में संयुक्त विपक्ष सरकार बना सकता है। और खबर तो यहां तक आ रही है कि विदेशी फंडिंग के केस में इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। इतना ही नहीं, ये भी काफी हद तक संभव है कि इमरान खान देश छोड़ दें। इमरान खान अल्पमत में या तो पद छोड़ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इमरान सरकार गिर जाएगी। बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अगर पाकिस्तान में इमरान सरकार गिर जाती है तो पूरे पाकिस्तान को नई राजनीतिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है।
और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। इमरान खान का आज जो संबोधन पाकिस्तान अवाम के नाम हो रहा था, वो संबोधन रद्द हो गया है। आज पाकिस्तान की जनता से बात करने वाले थे, अपनी बात को रखने वाले थे पीटीआई के इस वक्त मौजूदा समय में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जिनकी सरकार इस वक्त सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रही है, वो संबोधन देने वाले थे। और इस वक्त जो हवा बनी हुई थी वो ये कि वो संबोधन के बाद इस्तीफा दे देंगे, लेकिन इमरान खान की तरफ से भी इस पूरे इस्तीफे को लेकर इनकार भरी बात कही गई है। वहीं संबोधन को भी रद्द किया गया है, वो भी ऐसे वक्त में जब सेना प्रमुख से उन्होंने मुलाकात की है। और इस बीच हमारे साथ एक बड़ा पैनल इस बड़े पाकिस्तान के संकट पर जुड़ने के लिए, बात करने के लिए हो रहा है इस वक्त। सबसे पहले लेकिन मैं रुख करना चाहती हूं पाकिस्तान का, लेकिन उस बीच तस्वीरें भी हमारे साथ आ रही हैं, वो तस्वीरें भी शेयर करेंगे। आदिल सरफराज ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हैं। आदिल, फिलहाल क्या जानकारी? संबोधन रद्द तब हुआ जब सेना प्रमुख से मुलाकात होती है, मतलब क्या निकाले इसका? जी, बज़ाहिर अभी तक चीजें वाज़ेह नहीं हो पा रही, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज कौम से खिताब करना था। पहले 4 बजे का वक्त दिया गया, फिर 5 बजे का, और फिर कहा गया कि लगभग 7 बजे के करीब वज़ीर-ए-आज़म आज कौम से खिताब करेंगे। अब से कुछ देर कबल आर्मी चीफ और DGISI ने मुलाकात की है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इमरान खान से, और उस मुलाकात के बाद जो वज़ीर-ए-आज़म के एक टीम के मेंबर हैं जी आदिल, सुन पा रहे हैं, बोलिए अपनी बात को। जी बिल्कुल, फैसल जावेद जो कि सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने अब से कुछ देर कबल ट्वीट किया और ये कहा है कि आज जो खिताब करना था इमरान खान ने, वो मौखर हो गया है, डिले हो गया है। लफ्ज कैंसल यूज नहीं किया गया, डिले लफ्ज यूज किया गया। इसका मतलब यह है कि आज नहीं तो कल हो सकता है वज़ीर-ए-आज़म खिताब करेंगे, मगर कल नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बहस भी शुरू होना है। और दूसरी तरफ जो नंबर्स हैं वो अब अपोजिशन की तरफ आ चुके हैं, और इमरान खान के पास नंबर्स बिल्कुल हमें बज़ाहिर नजर आ रहा है कि अब उनकी गवर्नमेंट जो है वो जाने को तैयार है, क्योंकि जो मुनहरिफ यानी कि जो नाराज अरकान थे, नाराज मेंबर्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो लोग, उनको अगर निकाल कर भी बात की जाए तो जो इत्तेहादी थे इमरान खान के, वो भी अब अपोजिशन के साथ आ गए हैं। तो उन इत्तेहादियों के साथ ही इस हुकूमत को गिराने में अपोजिशन को मुश्किल दरपेश नहीं आएगी। MQM एक बड़ी इत्तेहादी थी, बड़ी अलाई थी, उसने आज हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया है। तो अब लगभग नजर आ रहा है कि इमरान खान जा रहे हैं। अब देखना यह है कि इमरान खान इस्तीफा देकर जाएंगे या फिर नो और ये भी कॉन्फिडेंस समझना मोशन पड़ेगा आदिल, जैसे आप बता रहे हैं कि वो इस्तीफा देंगे या फिर अपनी बेइज्जती को और ज्यादा बड़े पैमाने पर लेकर जाएंगे, क्योंकि लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि एक तरीका होता है, एक सम्मान से जाने की वजह होती है, तौर तरीका होता है। और पाकिस्तान के इतिहास में नो कॉन्फिडेंस मोशन से कोई सरकार गई हो, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। पहले ही अपने पद से प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं। बहरहाल मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। गौरव भाटिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं, साथ ही RSN सिंह, रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही मुझे जानकारी मिल रही है पाकिस्तान से भी एक पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। अजरुल उल हक पाकिस्तान से लाइव हमारे साथ है, और अदील तो तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन गौरव भाटिया, कश्मीर करते करते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी कुर्सी गंवाने की नौबत तक आ गए हैं। देखिए प्रीति जी, हमारे यहाँ भारत में तो ये संस्कृति रही है कि किसी के जख्मों पे नमक नहीं छिड़का जाता है, लेकिन एक और सीख दी गई है कि सत्य है तो बोलना जरूरी है। और इसीलिए मैं ये कहूंगा और बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा कि आप देखिए, भारत में लोकतंत्र मजबूत हुआ है। हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई तानाशाह या सैन्य शक्ति हो जो सरकार बनाए। ये 75 साल की बात कर रहा हूं, और पाकिस्तान में इसके विपरीत 75 साल में कभी कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ प्रीति जी जिसने अपना कार्यकाल 5 साल का पूरा किया। बिल्कुल। और देखिए, वहां लोकतंत्र जो है ये तो एक बहाना है, उनका मेन मकसद तो आतंकवाद को बढ़ाना है। और ये हम जानते हैं कि आज भी देखिए क्या हुआ, जब इमरान खान जनरल से मिल के आए उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अब कुछ बोलूंगा नहीं। ये इसलिए है क्योंकि असली ताकत वहां पे जो वजीर आजम होता है उसके पास प्रीति जी होती ही नहीं है, वो एक कठपुतली होता है। और जो जनरल होता है या जो ISI चीफ होता है वही बताता है कि वजीर आजम क्या करेगा। और मैं दुख के साथ एक बात कहूंगा और तथ्यों के साथ बताना चाहूंगा, 1956 में इनका जो संविधान आया था उसको 2 वर्ष बाद जनरल अयूब खान थे, उन्होंने हटा के अपना मार्शल लॉ लगाया
1973 में इनका जो संविधान आया उसको हटाया जनरल जियाउल हक ने, और 1999 में भी संविधान की धज्जियां उधेड़ते हुए जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा कि मैं संविधान से ऊपर हूं। ये इसलिए हुआ क्योंकि इनके लिए संविधान केवल एक किताब है, उसके जो अक्षर हैं, उसकी जो मूल भावना है, जो लोकतंत्र का प्रतीक है, उसका कोई मतलब पाकिस्तान में नहीं है। और बड़े गर्व से एक बात बता दूं, और यहाँ पाकिस्तान के प्रवक्ता भी आए हैं, कि भारत में संविधान का संशोधन होगा तो भी जो उसकी मूल भावना है, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने दी है, आप उसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते। ये हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने 13 जजेस ने कहा है। मैं समझता हूं पाकिस्तान को भारत के मजबूत नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी और जो हमारा लोकतंत्र है मजबूत, उससे बहुत कुछ सीखना बाकी है। चलिए, कमर चीमा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ हैं। कमर चीमा जी, चलिए इसी बात का जवाब दे दीजिए। कश्मीर करते करते इमरान सरकार की कुर्सी गंवाने की नौबत आ गई है, लेकिन जरा ये बताइए, अपने पड़ोसी मुल्क भारत से कुछ सीख ही नहीं पाया पाकिस्तान? कहां अभी तक बात ही की जाती थी और अब तो ये पूरी तरह से पुख्ता हो गया कि किस तरह से सेना के एक इशारे पर न सिर्फ सत्ता बनती है बल्कि बिगड़ती है, जो इस वक्त इमरान सरकार का हश्र है। का आगाज शुरू कर सकते हैं जो 2000। कमर चीमा जी, चलिए लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अजरुल हक जी, आपके पास मेरी आवाज पहुंच रही है? तो सवाल बुनियादी यही है, नया पाकिस्तान जिसको लाने की बात इमरान खान कर रहे थे, यही था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया उनके खिलाफ? चलिए लग रहा है उन तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अजरुल हक जी, आवाज आ रही है आपको? अजहर उल हक जी, आवाज आ रही है? जी मैं सवाल यहीं पर ये है, नया पाकिस्तान बनाने की बात और इरादे के साथ इमरान सरकार में आए थे, लेकिन वो तो अब अपनी सत्ता गंवाने की स्थिति पर पहुंच गया, और वो भी नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए। ऐसे हालात क्यों बन गए पाकिस्तान में? देखें, बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। बात ये हर पार्टी की है और उसके अपने एक पर्सपेक्टिव्स होते हैं जिनको उन्होंने लॉन्च करना होता है और अपना विजन होता है। खान साहब भी एक विजन के साथ आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली खान साहब सिर्फ बातों के साथ आए थे। वो स्ट्रेंथ के साथ नहीं आ सके, उस टीम के साथ नहीं आ सके जिसके साथ उन्हें आना चाहिए था। उनका होमवर्क नहीं था और फिर उन्होंने बाद में ये चूंकि पहली हुकूमत थी तो सीखते सीखते ये टाइम आ गया। अब बदकिस्मती ये है कि खान साहब अलाइज के साथ आए हुए थे और जब वक्त ये आया कि जो उनकी असल पार्टी के कारकुन थे उन्हें ज्यादा अहमियत नहीं दी गई, और जो पैराशूटर थे जो किसी और जगह से थे या किसी और पार्टियों से आए थे, उन्होंने ज्यादा इम्पोर्टेंस ली और खान साहब के लिए ये हालात बना दिए। अब जो ये हालात बने हैं ये खान साहब के खुद तैयार करदा और खान साहब के खुद बनाए हुए हालात हैं, ये किसी और ने नहीं बनाए। अपोजिशन पार्टियां हमेशा, आपके मुल्क में भी हमारे मुल्क में भी, अपोजिशन का काम होता है तनकीद करना, अपोजिशन का काम होता है नुक्ताचीनी करना और हुकूमत को टफ टाइम देना। ऐसे ही ये वाली अपोजिशन भी कर रही है। और हमारे यहाँ चूंकि एक और करैक्टर है जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, जिसको हम फौज कहते हैं, वो भी अपना रोल प्ले करती है। लेकिन अजरुल हक जी, जो आप बात ये कह रहे हैं, ये बात समझ से परे है, या फिर ये आधी बात है, दूसरा हिस्सा आप जोड़ना नहीं चाह रहे हैं, ये आपका हिस्सा हो सकता है। लेकिन सच तो ये है कि विपक्ष जो दिखाना चाहता है वही जनता समझे, वही सेना समझे, वही पूरी दुनिया समझे, ऐसा नहीं होता है। विपक्ष अगर कुछ बात कह रहा है तो उसको तथ्यों के आधार पर तोलती जनता है, जो इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ खड़ी है। मैं आऊंगी आपके पास, आदिल का रुख कर लेते हैं। आदिल, आईएसआई चीफ पहुंच जाते हैं, सेना प्रमुख पहुंच जाते हैं मिलने के लिए, और उसके बाद वो सत्ता में जो बार बार कह रहे थे कि हम रहेंगे और संबोधन करेंगे और आवाम से बात करेंगे, वो कैंसिल कर देते हैं। इसका मतलब क्या हो जाता है आदिल? इसका मतलब साफ है कि इमरान खान डिलीवर नहीं कर पाए। जहां तक बात है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की या फौज की, कि वो भी एक बहुत बड़ी पावर है और वो हुकूमतों को गिराने में अपना किरदार अदा करती है। इस पर्टिकुलर केस के अंदर ऐसा नहीं है। हम सबको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो इस वक्त जिम्मेदार नहीं करार दी जा सकती। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान खुद है या उनकी गवर्नमेंट है। जैसा कि अभी दूसरे पैनलिस्ट बता रहे थे कि इमरान खान एक परिवर्तन, एक चेंज का नारा लेकर इक़्तिदार में आए थे, और जैसे ही वो यहाँ पर आए उन्होंने
जाहिर किया कि उनकी कोई तैयारी नहीं है। उनके जो सबसे की मैन थे उनकी पार्टी के, असद उमर, जो कि एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर वो मुतारिफ करवा रहे थे, वो बुरी तरह मिजरेबली वो फेल हुए हैं। इसी तरह दीगर भी बड़े पोर्टफोलियोज पर जो उनके लोग अपने आए थे वो फेल हुए और इन्होंने कुछ अलाइज को मेन जो सीट्स हैं वो दी और अपने पार्टी वर्कर्स को और पार्टी के रहनुमाओं को नाराज किया। और उसके बाद इसका इफेक्ट पड़ा उनकी डिलीवरेंस पर। बिल्कुल भी डिलीवर नहीं कर पाई गवर्नमेंट, हत्ता के इस दफा गैर मुतवक्के तौर पर या अनप्रेसिडेंटली आप कह लें कि पाकिस्तान की जो अफवाज है या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसने एक कदम बढ़कर इमरान खान की गवर्नमेंट को सपोर्ट भी किया। और हमेशा जब भी उनसे गुफ्तगू हुई निजी महफिलों में मुख्तलिफ लोगों की, तो उन्होंने उनको यही कहा कि गवर्नमेंट को मौका देना चाहिए, 6 महीने देने चाहिए, 1 साल देना चाहिए। इससे लग रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि इमरान खान अपना जो वादा लेकर आए हैं उसको डिलीवर करें। लेकिन ये इसमें आप कह सकते हैं कि नाअहली अगर किसी की है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, जो चेंज का नारा लेकर आई। फौज को आप जिम्मेदार नहीं कह सकते। फौज इस मरतबा इस मामले से बिल्कुल भी अलग है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और वो जो संबोधन जिसे आप कह रहे हैं कि कैंसिल नहीं किया गया, डिले किया गया है, पीटीआई के स्पोक्स पर्सन ने आपको कहा है, उसका भी इंतजार रहेगा। अगर वो संबोधन होता है तो कब होगा। मैं RSN सिंह साहब का रुख करना चाहती हूँ। RSN सिंह साहब, मौजूदा वक्त में अभी कुछ ही घंटे का डेवलपमेंट है जो हमने देखा, किस तरह से ISI चीफ से मुलाकात होती है इमरान खान की और साथ ही वो मिलते हैं सेना प्रमुख से। और वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन पहले ले जाती हूं अपने व्यूअर्स को, जहां पर वो कहते हुए सुनाई पड़ते हैं इमरान खान की किस तरह से मोदी सरकार बेहतर काम कर रही है, उनकी विदेश नीति कितनी मजबूती से आगे बढ़ रही है। क्या मतलब है इन दोनों ही घटनाओं का आपस में? नहीं, इसके साथ एक और उनका वक्तव्य जोड़ दीजिए जो अपने शुरुआत में कहा कि उन्होंने कहा अपने संबोधन के समय कि एक फॉरेन क्रिएटेड क्राइसिस है। मैं बिल्कुल इससे तवज्जो रखता हूँ क्योंकि शुरुआती दौर से ही, जब पार्टीशन भी ले लीजिए, वो भी एक फॉरेन क्रिएटेड क्राइसिस था। अंग्रेज बनाना चाहते थे पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक रीजंस के लिए। अंग्रेज चाहते थे कि गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बने फॉर स्ट्रेटेजिक रीज़न। उसके बाद आपने देखा वो लियाकत पाकिस्तान अमेरिका जो पैक्ट हुआ, उसके बाद किस तरह से लियाकत अली खां का असैसिनेशन हुआ, वो भी फॉरेन क्रिएटेड क्राइसिस था। उसके बाद कई साल तक वहाँ पर संविधान नहीं बना। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से याहिया खान को प्रॉप अप किया गया था, ठीक है ना। बड़ी मदद ली गई थी याहिया खान की, चाइना के साथ मतलब मिलाप करवाने में बड़ा रोल उन्होंने अदा किया था। वो फिर उनको वो हट गए। ज़ियाउल हक को, जब वो ज़ियाउल हक वहाँ पे थे आपके जॉर्डन में, जब ब्रिगेड कमांड कर रहे थे, उसी समय अमेरिकन ने उन पे डोरे डालने शुरू कर दिए थे। अमेरिकन इंटेलिजेंस ने उनको खड़ा किया गया, तो वो भी एक फॉरेन क्रिएटेड क्राइसिस था। भुट्टो की जो उनको हैंग किया गया, वो भी फॉरेन क्रिएटेड क्राइसिस था। किसी वेस्टर्न क्वार्टर्स में कोई दुख नहीं था उनके उसका। उसके बाद आपने ये देखा नवाज शरीफ को यहाँ से भगाया गया, वो भी फॉरेन क्रिएटेड क्राइसिस था। बेनज़ीर का, तो अब इमरान की बारी है। तो ये पाकिस्तान तो ऐसे ही है देखिए। लेकिन सबसे चिंता की बात ये है कि आप ये जान लीजिए कि इसका असर क्या होगा। आज तक आप जितनी इलेक्शंस हैं पाकिस्तान की आप ले लीजिए, कहने को तो एक मुसलमान मुल्क है, मतलब उसी के नाम पे पाकिस्तान बना था, लेकिन कभी भी किसी ने एथनिसिटी को ट्रांसेंड नहीं कर पाया है। अगर आप देखें तो PPP सराइकी इलाके, मतलब सिंध और सराइकी इलाके से आगे नहीं बढ़ी। उसी तरह से ये जो आपका PMLN है, वो कभी उन्होंने वो नहीं उसको नहीं ट्रांसेंड किया पंजाब को। उसी तरह से ये तमाम पार्टियां जो आपके पश्तून एरियाज़ में हैं, खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने बलूचिस्तान में कभी नहीं ट्रांसेंड किया। एक इमरान खान को ये ट्रांसेंड करवाने के लिए वहाँ की फ़ौज ने तहरीक लबैक को तैयार किया। और आपको मालूम है एक जो ये जमायते इस्लामी जो है वो एक्चुअली इस्लामिक टूल रहा है। इट्स अ मदर ऑफ ऑल जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में। अब तहरीक लबैक है। तो जहाँ पे फ़ौज ऐसे खेल रही हो, उस माफ़ कीजिएगा, उस मुल्क की उम्र मुझे कम ही दिखाई देती है। क्या सूरत होगा? 25 साल हुए, बांग्लादेश अलग हो गया, आगे क्या होगा?
लेकिन ये बिल्कुल, और ये इमरान खान की जो आप कह रहे हैं फॉरेन क्रिएटेड के कुछ क्राइसिस कुछ नहीं था। एक कैनेडियन फर्म को उन्होंने गोल्ड माइनिंग के लिए बुला लिया, उन्होंने कहा कि पिछला 11 बिलियन डॉलर आपका हम एडजस्ट करते हैं, 12 बिलियन डॉलर और आप कमाएंगे। अब फौजियों को कोई आर्थिक स्थिति से तो कोई मतलब है नहीं, उनको लगा रही ये तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को ये डायरेक्ट थ्रेट है, ये अगर कैनेडियन फर्म आ गई गिराओ इसको, हटाओ इसको। नहीं तो ये वरना ये इस्लामिस्ट तो कम नहीं थे इमरान खान किसी भी और प्रधानमंत्री से। कश्मीर का बिगुल ये भी मतलब फूंक रहे थे, मतलब बार बार, तो उसमें तो कोई कमी नहीं थी, तो कहाँ कमी रह गई होगी आर्थिक व्यवस्था की। कमर चीमा जी भी हमारे साथ हैं। कमर चीमा जी, नया पाकिस्तान, ये तो पुरानी दुकान लग रही है, कुछ नया तो दिख नहीं रहा है इसमें। जैसी चरमराई हुई हालत अर्थव्यवस्था पहले थी, अभी भी वही हालात है। देखें, आपको ये सब कुछ समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि इमरान खान साहब के पास टोटल वोट कितने हैं पार्लियामेंट के अंदर। इमरान खान साहब एक इंतहाई थिन मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट में आए और उनके पास इतने वोट नहीं हैं कि वो सरवाइव कर सकें अगर कोलिशन पार्टनर्स उनका साथ ना दें या अगर उनके अपने लोग ही उन्हें छोड़ दें। क्योंकि इमरान खान साहब से कुछ गलतियां हुई हैं। मिसाल के तौर पे उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने मेंबर नेशनल असेंबली को देते ताकि वो जाके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में पैसा लगाते। और इमरान खान साहब की ये भी खूबी है, खूबी कहें या खामी कहें, कि वो लोगों को मिलके इतना खुश नहीं होते। वो एक सियासतदान, डीप रूटेड सियासतदान नहीं है। उनके अंदर वो जो एक वैल्यू देना होता है सियासतदानों को या लोगों को, वो नहीं देते। उनके बारे में कहा जाता है कि वो किसी के भी दोस्त नहीं है। उनका जो बेस्ट फ्रेंड जो पूरी जिंदगी उनके साथ रहा इमरान खान साहब, तो उसके आखिरी फ्यूनरल डे पे भी उसको वहां पे मौजूद नहीं थे और वो इस्लामाबाद में बैठे हुए थे। सो क्वेश्चन ये है कि इमरान खान के पास मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, माफी के साथ रोक रही हूँ और सवाल इसी के साथ जोड़कर पूछ रही हूँ। जो मेरा सवाल था वो ये नहीं था कि इमरान खान की खूबियां अच्छे शासक और बुरे शासक के तौर पर क्या है, लेकिन विदेशी साजिश के पीछे अपनी नाकामियों को छुपाना, नाकामयाबियों को छिपाना, क्या सही मानते हैं आप? क्या वाकई में विदेशी साजिश है या फिर अर्थव्यवस्था को भूल जाइए, रुपए की हालत भूल जाइए, उसके बाद सेना से तकरार भूल जाइए, आवाम का गुस्सा भूल जाइए? देखें, ये बात तो है कि इमरान खान साहब ने अपने आप को मासूम डिक्लेयर करवाने के लिए और अपनी नाकामियां छुपाने के लिए फॉरेन कॉन्स्पिरेसी को साथ दिया और कहा जी कि हमारे खिलाफ जो है वो एक मुल्क ने साजिश की है और हमें धमकी दी है कि अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब ना हुआ तो हम जो है वो आपको छोड़ेंगे नहीं। और एक सफ़ीर ने हमें ख़त लिखा है और हम मुल्क का नाम नहीं ले सकते। ये जो कुछ इमरान खान कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि अवाम भूल जाए कि उनके दौर में बेरोजगारी कितनी थी, उनके दौर में महंगाई कितनी थी, उनके दौर में बैड गवर्नेंस क्या थी, या उनके 3.5 साल के टेन्योर में क्या हुआ। तो वो एक चीज चाहते हैं, 3.5 साल के टेन्योर में क्या हुआ, यही तो नया पाकिस्तान इमरान खान देना चाह रहे थे जो उन्होंने दिया। गौरव भाटिया, मेरा आपसे ये सवाल कि जहां ज़ेलेंस्की को एक बार लाकर सामने कहा जाता है कि कॉमेडियन है, लेकिन बीते 35 दिनों से उनकी रणनीति देखिए, यूक्रेन के साथ किस तरह से फ्रंट फुट पर वो खड़े हुए हैं। वहीं एक क्रिकेटर के तौर पर वो जरूर रहे इमरान खान, लेकिन किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की लुटिया डुबो दी, ये सब दिख रहा है। तो किसी के प्रोफेशन को किसी के सत्ता में आने से जोड़कर कंपेयर नहीं किया जा सकता। इमरान खान उसका क्लासिक एग्जाम्पल है। प्रीति जी, अगर अन्यथा ना लिया जाए तो एक ही बात कहूंगा, हमारे यहाँ कहा जाता है ना, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था। यहाँ हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। और देखिए, ये बात हर कोई जानता है। आज ही की खबर लीजिए न्यूज 18 की, इनके मंत्री हैं इंटीरियर मिनिस्टर शेख राशिद अहमद, उन्होंने आज क्या कबूला है? उन्होंने कबूला है कि अजमल कसाब जो है वो पाकिस्तान से था। तो इसको मैं यहां जिक्र क्यों कर रहा हूं? हम लोग जाने जाते हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व को दिशा दे रहे हैं, और ये जाने जाते हैं आतंकियों के लिए, केवल और केवल आतंक फैलाना। और देखिए गलतियां क्या है, मैं बताता हूं। ये हमारी सोच है और मैं सोचता हूं अपनी गलतियों से ये सीखेंगे। हमने पंथ निरपेक्षता का रास्ता लिया प्रीति जी, इन्होंने इस्लामिक मुल्क का हर बात पे धर्म जोड़ देना।
लोग आगे बढ़े, इंजीनियर बढ़े, डॉक्टर बने, ना 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 ना, आतंकी बनते जाएं। आप बताइए कोई और मुल्क ऐसा है जहां हफीज सईद जैसा यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट एक पॉलिटिकल पार्टी बना ले? आप कोई दूसरा देश बताइए। आप यूक्रेन से तुलना कर रहे थे। अरे आत्मसम्मानी लोग हैं ये लोग। क्या है, भीख का कटोरा लेके कभी चीन कभी अमेरिका, भीख दे दो भीख दे दो। अब जोड़िए इसे इमरान खान जो कह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय साजिश है। अरे अगर कोई 10 रुपए दे देगा इनको, 10 रुपए के लिए तो ये अपना ईमान बेच देते हैं। हो सकता है अंतरराष्ट्रीय साजिश हो। और इमरान खान खुद क्या कहते हैं, आप इनसे पूछिएगा। क्या इमरान खान ने अमेरिका जाके ये नहीं कबूला कि 40,000 आतंकवादी पाकिस्तान की भूमि पे हैं? 123 ऐसे आतंकवादी और संगठन जिनको यूएन ने कहा है कि आतंकवादी हैं पाकिस्तान में है। और नया पाकिस्तान तो प्रीति जी है ना। आपने कभी देखा है किसी मुल्क को गधे बेचते हुए? गौरव, आप जो नया पाकिस्तान की बात कह रहे हैं, इसी से हम चर्चा को आगे भी ले जाएंगे। मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन नए पाकिस्तान के इस दौर में जिसका वादा इमरान खान ने किया था, वो वादा किस तरह से औंधे मुंह गिरा है। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात वो कि वो आवाम जिन्होंने सराखों पर बिठाया, कैसे अब वो देखना नहीं चाहती है इमरान खान को और उनकी सरकार को। आखिर फॉलिंग ऑफ द लेजेंड क्यों हुआ, इसी पर आगे डिबेट करेंगे। एक ब्रेक के बाद बने रहिए सारे मेहमान और व्यूअर्स भी, आप भी। करीबी दोस्त को जहर देने की हिम्मत कौन कर सकता है? हालांकि मामले से जुड़े लोगों के हवाले से अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह शक जताया कि मॉस्को में बैठे कट्टरपंथियों या यूं कहें कि पुतिन के विरोधियों ने यूक्रेन के साथ चल रही बातचीत रोकने के लिए इस साजिश को रचा होगा। हालांकि अभी तक इसके कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन इन सबके बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक सनसनीखेज बयान देकर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। उन्होंने इस साजिश के पीछे रूसी राष्ट्रपति पुतिन को ही जिम्मेदार ठहरा दिया और यह दलील दी कि कारोबारी रोमन अब्रामोविच ने रूसी हमले को रुकवाने में मदद के लिए यूक्रेन की अपील को मान लिया था। यही नहीं, उन्होंने युद्ध के बाद यूक्रेन को फिर से खड़ा करने में मदद करने का भी भरोसा दिया था और इसी वजह से वो पुतिन की आंखों में खटकने लगे थे। ये बात भी सामने आई कि रोमन अब्रामोविच ने ही ज़ेलेंस्की की एक चिट्ठी पुतिन को सौंपी थी, जिसमें ज़ेलेंस्की ने लिखा था कि यूक्रेन पीछे नहीं हटेगा। ज़ेलेंस्की की चिट्ठी पढ़कर पुतिन ऐसे भड़के कि उन्होंने गुस्से में यूक्रेन को तबाह करने की धमकी दे डाली। पुतिन को यह चिट्ठी इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि रूस की सेना अब भी यूक्रेन में जीत हासिल नहीं कर सकी है। और अब के बाद जंग का नया केंद्र आर्कटिक सर्कल हो सकता है। ये वो महाद्वीप है जहां तेजी से रूस की सेनाओं की तैनाती बढ़ रही है। नेटो की नजर पहले से आर्कटिक पर है। बर्फ से घिरे आर्कटिक पर अब तक की सबसे बड़ी जंग छिड़ने के पूरे आसार बनते दिख रहे हैं। ब्रिटेन और रूस के बीच जबानी तीर तो चलने भी शुरू हो गए हैं, खासतौर पर तब जब नेटो का अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास चल रहा है। नेटो की सेनाएं कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 नाम के एक ट्रेनिंग मिशन पर हैं। पिछले 30 साल में इसे नेटो का सबसे बड़ा अभ्यास बताया जा रहा है। लेकिन जब नॉर्वे में ब्रिटेन के रक्षा मंत्री पहुंचे तो उन्होंने रूस को घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस की सेना आर्कटिक में सक्रिय है। आर्कटिक में रूस की सेना की मौजूदगी का बढ़ना अच्छा संकेत नहीं है। ब्रिटेन ने आरोप लगाया है कि रूस जानबूझकर आर्कटिक में अपनी फौज की तैनाती को बढ़ा रहा है, जिससे पूरे इलाके की शांति बिगड़ने का खतरा है। आर्कटिक में फौजों की तैनाती एक नई जंग की तरफ इशारा हो सकता है, ऐसी जंग जिसका हिस्सा रूस, यूरोप और अमेरिका हो, क्योंकि आर्कटिक भविष्य में एक बहुत बड़े खजाने का दरवाजा खोलने वाला है। ऐसा खजाना जो किसी भी मुल्क को मालामाल बना देगा। इसलिए आर्कटिक में फौज की तैनाती का सीधा मतलब यह है कि वहां दावा ठोकने के लिए रूस की फौज पहले से तैनात हो रही है। आर्कटिक से रूस की सीमा लगती है। दावा यह किया जा रहा है कि धीरे धीरे रूस वहां अपनी फौज की तैनाती बढ़ा रहा है। यह एक ऐसा समुद्र है जहां बर्फ की बहुत मोटी चादर सारा साल रहती है, पूरा साल रहती है। इसलिए यहां पर सेनाओं की तैनाती पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब दावा यह है कि रूस अपने बड़े बड़े जहाज आर्कटिक में पहुंचा रहा है और वहां गश्त भी बढ़ा रहा है। वैज्ञानिक लंबे वक्त से दावा करते रहे हैं कि आर्कटिक में बर्फ पिछले कुछ सालों में तेजी से पिघल रही है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज की वजह से 2035 तक आर्कटिक पूरी तरह बदल सकता है। बदलाव यह होने का अनुमान है कि गर्मियों में वहां बर्फ होगी ही नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो आर्कटिक में प्राकृतिक संसाधनों का जो भंडार है उसे रूस निकालना शुरू कर सकता है। यह सारी दुनिया को पहले से पता है कि कच्चे तेल के अलावा
आर्कटिक में कई प्राकृतिक संसाधनों का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है जो बर्फ के पिघलने के बाद निकाला जाना मुमकिन हो जाएगा। इसके अलावा गर्मियों के मौसम में समुद्र के नए रास्ते भी खोजे जा सकते हैं जिनसे कारोबार आसान होगा और इन रास्तों पर कब्जा उसी का होगा जिसकी सेनाओं की वहां तैनाती होगी। शायद इसीलिए आर्कटिक की बर्फ पिघलने से पहले ही वहां पर कब्जे की जंग छिड़ गई है। आर्कटिक की बर्फ पिघली तो दुनिया भर के शहरों में बाढ़ का खतरा बढ़ेगा, लेकिन महाशक्तियों का ध्यान अभी आर्कटिक में छिपे खजाने पर है। दावा यह है कि ब्रिटेन के रक्षा मंत्री की चिंता भी इसीलिए है। ध्यान यूरोप की शांति से ज्यादा आर्कटिक पर रूस के कब्जे पर है, जबकि नॉर्वे जैसे छोटे से देश में सेनाओं की तैनाती बढ़ाने के पीछे नेटो का मकसद भी कुछ अलग नहीं है। ब्रिटेन और अमेरिका की नजर भी आर्कटिक के खजाने पर है। इस बीच जंग के मैदान में यूक्रेनी सैनिकों से लोहा ले रहे अपने फौजियों को रूसी सेना के कमांडर ने सम्मानित किया, जिसका एक वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किया गया, जिसमें रूसी सेना के कमांडर युद्ध के मैदान में मेडल पहनाकर अपने कुछ सैनिकों का हौसला बढ़ाते नजर आए। बताया गया इन सभी फौजियों ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में यूक्रेन के सैनिकों से लोहा लिया और उन इलाकों पर कब्जा करने में बड़ी भूमिका निभाई। इसीलिए जब रूसी सेना के अधिकारी वहां पहुंचे तो एक छोटे से समारोह में उन्हें सम्मानित किया गया। इसके लिए एक एक कर वो सभी सैनिक अपने अधिकारी के सामने आए और सलामी दी, जिसके बाद उन्हें मेडल से नवाजा गया। साथ ही रूस ने दावा किया कि उसकी फौज ने यूक्रेन के कई इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है। उधर एक महीने से भी लंबे वक्त से जारी जंग के बीच रूसी सैनिक यूक्रेन के लोगों की मदद के लिए आगे आए। वहां रूसी सेना के जवानों ने लोगों को खाने पीने की चीजें और दवाइयां बांटी, जिसके लिए वो हमले की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले खार्किव के एक इलाके में पहुंचे। वहां रूसी सेना के टैंक और गाड़ियों में भरकर खाने के पैकेट और दवाइयां लाई गई, जिनके रुकते ही वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। रूसी टैंक के आगे झुंड बनाकर खड़े लोगों को जवानों ने उनकी जरूरत के हिसाब से सामान मुहैया कराया। किसी ने उनसे ब्रेड के पैकेट लिए तो किसी ने पानी की बोतलें। इसके अलावा कुछ बोरियां रूसी जवानों ने वहां मौजूद राहत शिविर में भी रख दी, ताकि लोगों के सामने भूख का संकट न खड़ा हो। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूसी सेना ने मारियोपोल में हजारों लोगों को बंधक बना लिया। इसी से जुड़ी कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की गईं, जिसमें एक गांव के किनारे सड़क में कई गाड़ियों की लंबी लाइनें नजर आईं। दावा है कि इन वाहनों में यूक्रेन के लोग थे, जिन्हें रूसी सेना मारियोपोल में अपने कब्जे वाले गांवों में ले गई। यही नहीं, इसी इलाके की एक और सैटेलाइट तस्वीर में कुछ टेंट दिखे, जिन्हें रूसी सेना की तरफ से घेरने का दावा किया गया। कहा जा रहा है कि इन्हीं टेंटों में करीब 5000 यूक्रेन के नागरिकों को बंधक बनाया गया। यूक्रेन के वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बड़ी बहस आर पार और एक बार फिर से हम सीधा रुख करेंगे आरएसएन सिंह का। आरएसएन सिंह जी कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या इमरान खान पर यह बात सही साबित नहीं होती है? क्योंकि एक जो प्रधानमंत्री है देश के, वो ये भी तो कह सकते हैं कि मेरी सीट जरूरी नहीं है, आवाम जरूरी है, मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। आखिर कौन सा डर है इमरान खान को? नहीं, वो हो सकता है मुल्क छोड़ने के पहले वो अपनी कुछ इज्जत बचाना चाहते हो, लेकिन आज तक पाकिस्तान में किसी का इज्जत बचा नहीं है। आप देखिए जितने भी पुराने प्रधानमंत्री हैं उनका क्या हश्र हुआ है। और मैंने एक किताब लिखी है द मिलिट्री फैक्टर इन पाकिस्तान, उसमें मैंने ये कहा है कि कोई भी मेंटोर पाकिस्तान में अपने प्रोटेजी को नहीं सरवाइव किया है। चेले ने गुरु को बर्बाद कर दिया। आपको जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अयूब खान, ठीक है, अयूब खान का चेला था, फिर ये आपका याहिया खान, उसने गुरु को बर्बाद किया। फिर आपने देखिए भुट्टो ने बनाया ज़ियाउल हक को, यहाँ तक कि उसको बोलता था ओपन डाइनिंग टेबल पे कि यू मंकी, मतलब बंदर इधर सुन, जब वो लेफ्टिनेंट जनरल था। फिर चेले ने बात दिल में रखी, उसको फांसी पे लटका दिया। तो आप पूरा इतिहास देख लें इस तरह से, तो यही इनका हश्र होने वाला है। आप मेरे से आप कोई भी मतलब शर्त लगा ले, ये इस मुल्क में नहीं रहेंगे। और इन सब का या तो ये सऊदी अरेबिया, आजकल वो भी बड़ा मुश्किल हो गया सऊदी अरेबिया जाना इनके लिए, वहाँ भी चीज़ें बहुत बदल गई। ये जितने छटे हुए दुनिया के इस तरीके से ऑस्ट्रेसाइज्ड या छटे हुए बदमाश हैं, वो सब लंदन में जाते हैं।
और लंदन वालों को कुछ नहीं चाहिए, बस आप कुछ पैसे लेके चले जाइए। इफ़ यू हैव $500 मिलियन, 500 भी क्या, $100 मिलियन भी आपके पास है, आप कुछ भी करके वहाँ जा सकते हैं लंदन में। ये जाएंगे लंदन, ठीक है ना। और आप मेरी बात आप मान लो, मिलिट्री के भी जो जनरल्स हैं वो भी वही करते हैं। ये सब अमेरिका और इनके बच्चे जो आप बात कह रहे हैं आरएसएन सिंह जी, अब्दुल समद जी जुड़ गए हैं, अब्दुल समद याकूब जुड़ गए हैं पाकिस्तान से लाइव हमारे साथ। इमरान की पार्टी के नेता हैं। सरा ये बता दीजिए अब्दुल जी कि क्या इरादा है इमरान खान का। और ये कहते हैं कि पहले जनता है, जब नेता अपने आप को इतने बड़े कल्ट फिगर के तौर पर बना लेता है तो वो उसके बाद ये भी समझता है कि उसे कल्ट बनाने वाले लोग जो हैं वो उसके पीछे हैं। और कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि आपको अपनी सीट छोड़नी होती है तमाम सत्ता के प्रलोभनों के बीच। आखिरकार इमरान खान को कौन सी बात ऐसी रोक रही है जो वो इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं? देखें, वो इस्तीफा क्यों दें? वो इस्तीफा कई लोगों की ख्वाहिश जरूर हो सकता है, लेकिन उनकी ख्वाहिश इमरान खान तो पूरा नहीं कर सकता। क्योंकि इस्तीफा देने का मतलब तो ये है कि आपने उनके खिलाफ, जिनके खिलाफ आपने 25 साल स्ट्रगल किया, पावर में आए, और आज अगर अपोजिशन जो है वो यूनाइटेड हो गई है अपने सिंगल पॉइंट एजेंडे के ऊपर कि वो अपनी लूट मार को बचाएं और इस तरीके से पावर में आ जाएं, तो वो प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा देना तो जो है वो सरेंडर करना है। प्राइम मिनिस्टर तो कभी भी सरेंडर नहीं करेगा, वो तो आखिरी बॉल तक लड़ेगा। और बल्कि ये मैच की आखिरी बॉल नहीं होगी, दूसरा मैच शुरू होगा। अगर आज हम लूज कर जाते हैं, आप कह रहे हो आखिरी बॉल तक खेलेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि आखिरी बॉल तक खेलते खेलते पाकिस्तान के लिए जो करना था, अभी कमर चीमा जी कह रहे थे कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। जो करना चाहिए था पाकिस्तान की आवाम को, नए पाकिस्तान को बनाने के लिए, सिर्फ बोल किए उन्होंने, बातें बनाई, कुछ जमीन पर दिखा नहीं। कमर चीमा कह रहे हैं। देखिए कमर चीमा मेरे लिए एक बहुत बड़े फिगर हो जाते हैं मेरे लिए। मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, लेकिन थोड़ा सा इख्तलाफ के साथ के देखिए, जब आप इलेक्शंस में जाते हैं और इलेक्शंस जब आप कंटेस्ट करते हैं तो आप आवाम को होप देते हैं। वो बड़ी बड़ी होप होती हैं, वो आपको बड़े बड़े नारे लगाने पड़ते हैं। ठीक है कि वो हम 3.5 साल में डिलीवर उस तरह से शायद किसी एक एरिया में नहीं कर सकते होंगे, तो या आप ये कह रहे हैं, सुनिए, आप नारों की बात कह रहे हैं, कमर चीमा कह रहे हैं उन्होंने कुछ किया ही नहीं, और जो पब्लिक से कनेक्ट होता है वो तो है ही नहीं इमरान खान में। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का एक अपना एक प्रोटोकॉल होता है, एक अपनी सिक्योरिटी उनको वो होती है, वो उस हिसार में होते हैं। वो पब्लिक प्रोटोकॉल के बावजूद देखिए प्रधानमंत्री, तमाम बड़े नेता भीड़ में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, कनेक्ट, एक प्यार, एक मोहब्बत दिखती है, वो इमरान खान में कहीं दिखी नहीं है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कमर चीमा खुद कह रहे हैं। नहीं, देखिए मैं अगेन एक बात कर रहा हूँ कि मैं कमर चीमा की ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कमर चीमा की ओपिनियन के ऊपर तो प्राइम मिनिस्टर नहीं जाएगा ना, या आपकी या मेरी ख्वाहिश के ऊपर भी नहीं जाएगा। मेरी ओपिनियन या आपकी ओपिनियन अभी मैटर इसलिए नहीं करती क्योंकि या तो वो नंबर गेम के थ्रू प्राइम मिनिस्टर जाएगा, या फिर ये जो अगर आपको प्राइम मिनिस्टर से कोई इख्तिलाफ है या आपको लगता है कि वो डिलीवर नहीं कर सका, तो उसका फैसला आपने नेक्स्ट इलेक्शन में करना होता है। तो कमर चीमा कह रहे हैं कि उन्होंने डिलीवर किया है और नहीं किया है तो जनता फैसला करेगी, और वो कह रहे हैं कनेक्ट की क्या बात कर रहे हैं, कनेक्ट तो होता है, नारे तो लगते हैं जब कैंपेन होता है। देखिए, मेरी बात आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि कमर चीमा को सुन लेते हैं, एक सेकंड सुन लेते हैं। कमर चीमा की ओपिनियन के ऊपर तो प्राइम मिनिस्टर नहीं जाएगा ना, या आप कमर चीमा मेरी ख्वाहिश के ऊपर भी नहीं जाएगा। मुझे सुनाई नहीं दे रहे कमर चीमा। कमर चीमा जी आवाज आ रही है तो बात रखिए अपनी। नहीं, मुझे बड़ी कम आवाज आ रही है, आपकी दोबारा कॉल करवाएं। मेरा सवाल ये है कि अभी अब्दुल समद कह रहे हैं कि आप जो बातें कह रहे हैं उसमें दम नहीं है, और जो दम होगा वो जनता के जरिए समझ आ जाएगा कि सत्ता किसके साथ है, इमरान के साथ या विपक्ष के साथ। देखें, अब्दुल समद साहब बहुत जबरदस्त एनालिसिस करते हैं और उनकी बड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग है चीजों के बारे में, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, मेरा उनके साथ होगा, उनका मेरे साथ होगा। और वो अब्दुल समद इस वक्त पाकिस्तान के इमर्जिंग एनालिस्ट हैं। अब्दुल समद जो कह रहे हैं उसकी एक और वैल्यू है, जो मैं कह रहा हूं उसकी एक और वैल्यू है। आप हमें क्यों लड़ा रही हैं? नहीं, मैं लड़ा नहीं रही हूं, मैं कह रही हूं पाकिस्तान में दो पैनलिस्ट पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, उनमें इतना कंफ्यूजन क्यों है? इमरान खान या तो अच्छे शासक है या नहीं है, लोगों को ये तो देखिए क्लियर है ना। या तो वो अच्छे शासक है होते तो फिर ये नौबत नहीं आती, और नहीं है तो फिर उन्हें पद से इस्तीफा देना चाहिए, बस यही बात है। मुझे जरा भाटिया साहब देना 2 मिनट। बिल्कुल कहिए अपनी बात को। से मैं पूछूं
कि ये किस चीज के मजे ले रहे हैं। अरे भाई भाटिया साहब को तो आप बाद में जवाब दीजिएगा। भाटिया साहब की तो खुद ही आपके लिए सवाल तैयार है। आप पहले अब्दुल समद के सवालों का जवाब दे दीजिए, जो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप बात कह रहे हैं। शहबाज शरीफ आए, बिलावल भुट्टो आए, आपको हम उसी लेंस से देखते हैं जिसको लेंस से अभी देख रहे हैं। तो आप ना परेशान हो, आपकी तबीयत फिट कर देंगे। देश विज्ञान भाई, हमारे विदेश नीति भारत की अच्छी है, मोदी जी की नीति अच्छी है। सुना नहीं आपने, इमरान खान कहते हैं ये बात। इससे क्या फर्क पड़ता है? इमरान खान कह रहे हैं, दूसरी गई। इमरान खान कह रहे हैं कमर चीमा जी, डेमोक्रेसी इज हियर टू स्टे, पॉलिटिकल प्रोसेस इज हियर टू स्टे। आप अपनी खैर मनाएं और अपनी फौज को अरे भाई खैर तो मनाने की नौबत पाकिस्तान को, वहां के हुक्मरानों को है। तभी तो किस तरह से पहले बात करने वाले थे, सेना प्रमुख मिलने पहुंचे तो बात करना बंद कर दिया। गौरव बताइए, जवाब दे दीजिए। विदेश नीति बहुत बढ़िया चल रही है पाकिस्तान में और इंटरनल व्यवस्था भी बढ़िया है, अर्थव्यवस्था भी बढ़िया है। रुपया देखिए कीमत किस तरह से तेजी से आगे बढ़ रही है। चीमा जी कह रहे हैं भारत को सीखना चाहिए पाकिस्तान से, बता दीजिए क्या सीखें। देखिए, मैं सबसे पहले तो अब्दुल जी की बात का उत्तर दूंगा। अब्दुल जी ने बातों बातों में प्रीति जी जो कहा आपने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान सरेंडर कैसे कर दें। आखिरी बात अब्दुल जी, इतिहास गवाह है, पाकिस्तान तो जाना जाता है सरेंडर करने के लिए ही। 1971 में 93,000 आपके सैनिकों ने नाक रगड़ी थी भारत की सेना के सामने, तो सरेंडर करने में कौन सी दिक्कत है? थोड़ा सरेंडर कर दीजिए। फिर दूसरी बात, इसका जवाब दीजिएगा। प्रीति जी की आखिरी बॉल तक खेल रहे हैं। तो अब्दुल जी, मैं एक बात और कहूंगा आपको, जब प्लेयर हिट विकेट हो जाता है तो क्रिकेट का रूल है, उस प्लेयर को वापस पेविलियन जाना पड़ता है। कितनी गेंदों तक खेला ये मायने नहीं रखता है, आपका रन रेट क्या है, आप जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये मायने रखता है। और अंत में आपने एक और गलती कर दी, आपने कहा कमर चीमा की आप बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। अरे भारत पे तो पूरा विश्व भी जानता है और भारत भी, पूरा पाकिस्तान निचोड़ोगे तो एक बूंद रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। ना रिस्पेक्ट है ना सेल्फ रिस्पेक्ट है आप में। और मैं आपका अंदरूनी मामला है, लेकिन एक बात जरूर कमर भैया से कहूंगा, कमर भैया उतना ही लचको कि कमर न लचक जाए। एक बार पाकिस्तान टूटा था, श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ऐसा ना हो पाकिस्तान के इतने टुकड़े हो कि बच्चे कंचे की तरह उछाले, नेस्त नाबूद हो जाओ। जितने आपके यहाँ डॉक्टर इंजीनियर नहीं है ना, मैं बार बार कहूंगा, उससे ज्यादा आतंकवादी हैं। हफीज सैयद, दाऊद इब्राहिम, ओसामा बिन लादेन, अजमल कसाब की आज बात हो गई, तो कम से कम कुछ तो सीखो। लोकतंत्र है नहीं आपके यहाँ, और केवल बिकने के लिए तैयार है। और दिक्कत यह है प्रीति जी, कोई खरीदार नहीं है कि इसको लेगा कौन। ये फिदाई बॉम्बर हैं, जहां जाएंगे हमला करेंगे, बॉम्ब ब्लास्ट करवाएंगे, तो कौन इनकी मदद करेगा? जवाब दीजिए कमर चीमा जी। आपका हो गया, मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। कमर चीमा जी से उन्होंने कुछ सवाल किए हैं। कमर चीमा जी, दुनिया से कर्ज आपका मुल्क लेता है, अर्थव्यवस्था एकदम से औंधे मुंह गिरी हुई है, डॉलर और रुपया का मुकाबला कर दे तो कहीं ठहरता नहीं है, आवाम नाराज है, सेना से तकरार है, विपक्ष पूरा घेर रहा है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से सीख लीजिए, क्या बात करते हैं? देखिए, मुझे एक बात बताएं, क्या दुनिया के ममालिक IMF से कर्जा नहीं लेते? क्या दुनिया के ममालिक एक दूसरे से कर्जा नहीं लेते? तरक्की किस तरह होती है? हमने तरक्की हुई। अच्छा चलिए ये बता दीजिए कमर चीमा जी, मैं काउंटर क्वेश्चन कर रही हूँ। पाकिस्तान ने जो कर्जा जिन जिन देशों से लिया, उसके बाद क्या पाकिस्तान की हालत, जो नए पाकिस्तान का दावा इमरान खान कर रहे थे, हुआ? वो फिगर दे दीजिए, 5 पॉइंट्स बता दीजिए, 5 पॉइंट्स दे दीजिए बस। बहुत बुरी हालत है। नरेंद्र मोदी जी ये कोर्ट किराए पे है या ये कोर्ट अपना ही है? उसका मुकाबला पहले भी किया, आइंदा भी करेंगे, और नरेंद्र मोदी के चेहरे से नकाब उतारेंगे। और हाँ, एक बात कह दूं मैं, नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं, आप सारे की तरफ खड़े हो जाओ, मार देंगे। आपकी सरकार के सहयोगी छोड़कर जा रहे हैं, आपकी सरकार के जो मौजूदा बहुमत के आंकड़े को छूने वाले लोग थे वो छोड़कर इमरान खान को जा रहे हैं। नकाब आप कह रहे हैं कि किसका उतरेगा? कमाल की बात करते हैं कमर चीमा जी। और भाटिया साहब के लिए नकाब तो आपके यहाँ पहना जाता है गिनौनी सूरत छुपाने के लिए, कमर भैया ना देना जाती है। कमर भैया, नकाब तो आपके यहाँ पहना जाता है। तो कमर चीमा जी, आपको लग रही है सच्चाई से जब रूबरू हुए तो किस तरह से आप बिलबिला रहे हैं?
आप बातें क्या कर रहे हैं? आप कुछ नरेंद्र भी मोदी जी ने लॉजिकल कह कभी रहे ये हैं। सुनिश्चित किया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हम मेंबर हैं, आप कहाँ हो? आप आतंकवादी सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ हो। मसरूफ कर सकते हैं हैं? जब हैं ये भैया? काम करने दफ्तर जाएंगे। आतंकवादी ये सिर्फ शाम को और रात को सिक्योरिटी काउंसिल की चीफ है पाकिस्तान और हम हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर। ये फर्क है। इनको कहीं काम करें। अरे आपसे नहीं संभल रहा पाकिस्तान, तो बताओ हमारे देश के बच्चे भी इतने होनहार है, पाकिस्तान को संभाल लेंगे और आपके यहाँ बुजुर्ग भी नहीं संभाल पा रहे। भाटिया साहब, मैं बता रहा हूँ, इंडिया में कौन सी मैं आपको बताता हूँ, आज छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत है। सत्य नडेला कहाँ से आता है? सुंदर पिचाई कहाँ से आता है? बताइए। लोग इंडिया में, अरे आप तो भिखारी मुल्क हो। मैं आपसे कह रहा हूँ, इमरान खान को कह दो, जरूरत पड़ेगी अगर एक एक भारतीय 1 रुपया देगा तो 135 करोड़ रुपए आपको ऐसे ही दे देंगे। सिक्के 135 करोड़ दे देंगे 1-1 रुपए के, और वो आपकी करेंसी में तो और ज्यादा हो जाएगा। सोचिएगा, कभी विचार करिएगा। कमर जीवा जी कुछ भी अरे कहिएगा तो यूनाइटेड कहते नेशन रहिए। सिक्योरिटी कह काउंसिल रहे में दवाइयां नहीं थी, तुम्हारी बाटे जी बेइज्जती शायद हुई आपने सुना नहीं कश्मीर होगा। में। आपको याद होगा पड़ोसी मुल्कों तक को भेजी गई है पेंडेमिक में भारत की तरफ से दवाइयां। कमर जीवा जी कुछ तो लिहाज कीजिए, कुछ तो ऐसा तार्किक बोलिए जिस पर काउंटर क्वेश्चन हमें ना करना पड़े। अब्दुल समद कुछ कहना चाह रहे थे। अब्दुल समद जी, अब्दुल समद जी बोलिए। अच्छा, मैं भाटिया जी, मुझे थोड़ा सा अलाउ कीजिएगा, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करता, आप भी मुझे प्लीज मौका दीजिएगा। आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। आपने कहा कि जब हिट विकेट हो जाए, आप वेट कर ले, वोटिंग डे आ जाएगा, हिट विकेट हो गई, घर चले जाएंगे, घर तो नहीं जाएंगे, अपोजिशन में चले जाएंगे। दूसरी बात आपने की सरेंडर करने की, कि 93,000 ने सरेंडर किया। आपके जनरल, आपके चीफ सैम मानेकशॉ ने कहा था कि दे हैव फॉट गैलेंटली। वो अब आपको बुरे लगते हैं, वो इसलिए बुरे लगते हैं, पहले आपके हीरो थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फौज ने हमसे, मुझे बोलने दी, हमसे बहुत बेहतर लड़ा, लेकिन वहां पे 10-1 का रेशो था। हम कुछ किलोमीटर के ऊपर थे और उनकी सप्लाई लाइन जो थी वो, अगर आप डिफेंस भी उससे पॉइंट से देखें तो वो पॉसिबल नहीं था। अब इससे आगे चले जाते हैं। आपने बात की रिस्पेक्ट करने की। कमर चीबा उम्र में मुझसे छोटे हैं, मेरे मेंटोर हैं, मैं इनको उस्ताद कहता हूं, मैं इनसे असिस्टेंस लेता हूं, मैं इनसे गाइडेंस लेता हूं कि जब भी ये इंटरनेशनल रिलेशन में मैं इनको अपना उस्ताद मानता हूं। तो रिस्पेक्ट तो मेरी है उस्ताद वाली, कि वो मेरे लिए उस्ताद का दर्जा रखते हैं। तो अब आप आगे आ जाते हैं, अब आप चले जाते हैं, पाकिस्तान को हिट करते हैं इकोनॉमी के हवाले से। ठीक है जी, वीक हो गई इकोनॉमी। जरूर उत्तर गौरव दीजिएगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अब्दुल समद जी खोल के कान अपने अच्छे से सुन लीजिए, आप ही से सवाल होगा। पाकिस्तान में विपक्ष की एक बड़ी बैठक चल रही है जिसमें जानकारी मिल रही है कि बैठक में पीटीआई के बागी जो सांसद हैं वो शामिल हुए हैं, और उनकी जो तादाद, जो संख्या है वो 1-2 नहीं है, पूरे 22 सांसद इस वक्त पीटीआई पार्टी के मौजूद हैं उस विपक्ष की बैठक में, जिसमें लगातार ये कहा जा रहा है कि आगे किस तरह से इमरान सरकार की जो मुसीबतें हैं बढ़ाने को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। अब्दुल समद जी, आप कह रहे थे कि फाइनल डे आने दीजिए, अब क्या आप कीजिएगा? क्योंकि आप ये बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम खतरे में नहीं है, लेकिन खतरा तो साफ नजर आ रहा है। बैठक विपक्ष की और 22 सांसद पीटीआई के वहां पर मौजूद। अच्छा, मैंने आपसे कब कहा कि हम खतरे में नहीं हैं? मैं तो पिछले एक हफ्ते से एक सम्मानजनक विदाई होती है कि नहीं होती है? पाकिस्तान के इतिहास में एक और अध्याय आप लोग जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन में सरकार अपना जो समर्थन है वो गवा दे। देखिए, अगर हम इस तरह से गवाते हैं, देखें, जो जब आप गवर्नमेंट सरकार आपके पास होती है, आपके पास स्टेट फंड होता है, आप उनके डेवलपमेंट फंड्स होते हैं, मल्टीपल, आप कैबिनेट को एनहांस कर सकते हैं, आप वजारतें दे सकते हैं, हम सबको खुश रख सकते थे। हम तो सबको खुश रख सकते थे, लेकिन हमने वो जो तरीकाकार था कि जिसमें हम उस तरह से स्टेट फंड को मिस यूज करते, इनको खरीदते, हमने नहीं किया। हमने कहा जान जाती है, हुकूमत जाती है जाए। जिस 25 साल का हम इनसे लड़ने के लिए आए थे, वो हम इस तरह के कंप्रोमाइजेस करके इनके साथ अगर बैठ जाएंगे ऑपोजिशन वाले, तो लेकिन जानकारी तो अब्दुल समद जी ये मिल रही थी कि आप लोगों ने भी लॉलीपॉप कई लोगों को जो सहयोगी पार्टी के हैं उनको थमाए थे। ये भी पूरी लिस्ट सामने आई थी और आप ही के हवाले से ये लिस्ट सामने आई थी। और दूसरी बात ये देखिए, तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें आ रही हैं जिसमें पीटीआई के 22 सांसद शामिल हैं और वो विपक्ष की मीटिंग चल रही है जिसमें आगे किस तरह की रणनीति होगी इस पूरे मामले पर उसे बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। और आप कह रहे हैं कि हमने लोगों को फायदा नहीं पहुंचाया। कमाल की बात कह रहे हैं। वो वैसे ही जो सरकार जो नए पाकिस्तान की बात कर रही थी, जो कर्ज में डूबी हुई थी, उन 3.5 सालों में आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई की सरकार ने, इमरान सरकार ने एक गलत काम नहीं किया, घोटाला नहीं किया, अवाम
ने तो कितने प्रोटेस्ट कर डाले, कितने प्रोटेस्ट कर डाले आप लोगों के खिलाफ। देखिए, मैंने आपसे आप मेरी बातों को ट्विस्ट कर रही हैं। मैंने कहा किसी एरिया में अच्छा काम किया होगा, किसी में नहीं किया होगा, लेकिन इसका फैसला ना आपने करना है ना मैंने करना है। मैं नहीं कर रही, पाकिस्तान की आवाम कर रही है। पाकिस्तान के आवाम के बीते 3.5 साल के आप प्रोटेस्ट की लिस्ट निकाल लीजिए, और वो किसके खिलाफ हुए हैं और क्यों हुए हैं वो समझ आएगा आपको। आप कह रहे हैं कि हमने किसी को फायदा नहीं पहुंचाने की तैयारी की। हमारे यहाँ तो कश्मीर के बारे में भी बड़े प्रोटेस्ट होते हैं। बिल्कुल बताइए, उसके बारे में कौन मना कर रहा है। कश्मीर करते हुए इमरान की कुर्सी जाने की नौबत आ गई है। फैसला जो होता है वो बैलेट बॉक्स के जरिए होता है, ना कि अवाम की राय या आपकी जो ये होता है कि आप टीवी ऑन करके देख लें या सर्वेस करा लें। जो आपका जो टेन्योर होता है वो उसका ताल्लुक आपकी उससे पॉपुलैरिटी से नहीं होता कि आज आप नीचे गिर गए, कल आप ऊपर आ गए, पॉपुलैरिटी जलसा बड़ा हो गया, जलसा छोटा हो गया। ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है कि इमरान खान चला जाए क्योंकि आपको सूट करता है। भाटिया साहब की भी ख्वाहिश हो सकती है। अरे हमें क्या सूट करता है नहीं करता अब्दुल समझिए, आप छोड़िए। पाकिस्तान के अवाम को क्या सूट करता है वो तो हम देख रहे हैं। RSN सिंह जी देखिए, सत्ता जा रही है लेकिन अभी भी कश्मीर राग अलापा जा रहा है। नहीं, इन्होंने अभी कहा कि हम जमहूरियत है, हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। हाँ, जमहूरियत की एक खास बात है, लेकिन पाकिस्तान में जो ऑपोजिशन का लीडर होता है, जब वो PM की कुर्सी छोड़ता है तो उसके लिए मुल्क में कोई जगह नहीं होती है। ये वहाँ की हकीकत है। लेकिन इस पूरे, अगर आप एक स्ट्रेटजिक एनालिस्ट के हैसियत से मुझसे पूछेंगे तो इससे क्या सीखना है, जो मैं देख रहा हूँ कि पहले अमेरिकन्स रेजीम चेंजेस करते थे, लेकिन मैं जब पूरे सब कॉन्टिनेंट में देखता हूँ, इर्द गिर्द देखता हूँ, तो चाइनीज़ अब कहीं ज़्यादा वो सफल हो रहे हैं रेजीम चेंजेस करने में। चाहे नेपाल में उन्होंने कोशिश की हो, श्रीलंका में की हो, मालदीव्स में की हो, पाकिस्तान में अब कर रहे हैं। और आपको एक और बात बता दूं कि इनकी पैठ यहाँ तक पहुँच गई है कि आपको मालूम है कि जमायत इस्लामी के साथ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने MOU साइन किया था उसी समय जब आपके हिंदुस्तान के एक नेता के साथ किया था। ठीक है ना। तो ये बहुत एक हमारे लिए सोचने वाली बात है कि चाइनीज़ का जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, यहाँ तक कि अब आप OIC, इनके यहाँ भी OIC का मीट हुआ है, आप देख लीजिए, एक चर्चा नहीं उइगुर मुस्लिम्स के बारे में। ये तो सारे इस तरह से चाइना की तारीफ में लगे हुए थे कि जैसे वहाँ तो मुसलमान है ही नहीं, वो उइगुर वाले। तो ये हकीकत है और ये हमारे लिए सबसे बड़ी सीख है। और इस पूरे, मैं बता रहा हूँ, ये इस पूरे जो मैंने सब कॉन्टिनेंट के कंट्रीज़ के, अगर कोई देश अपने उस पे खड़ा है वजूद पे इस समय, वो है हिंदुस्तान। और आपने पूरी ये यूक्रेन क्राइसिस में देख लिया कि किस तरह से हमने हमारे पोजीशन हमने लिया है, एक बहुत ही सोचा समझा रणनीति। देखिए साहब, हम तो इंडिजनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की तरफ जा रहे हैं। इनका इंडिजनाइजेशन केवल जिहाद है। द ओनली इंडिजिनस प्रोडक्ट इन पाकिस्तान इज जिहाद। और फिर आप कहते हैं कि उससे नेशन बिल्डिंग होगी। अरे दुनिया का कोई नेता, पाकिस्तान में कोई ऐसा नेता नहीं है जो कि वहां की इस संस्कृति को बदल सके। और जब तक ये संस्कृति न कभी बदलेगी, न कभी नेशन बिल्डिंग होगा। और पाकिस्तान एक स्टेट तो हो सकता है, लेकिन वो कभी नेशन नहीं बन सकता है। कमर चीमा जी, इसी पर आप जवाब दे दीजिए। लोकतंत्र का ढोल बजाने से कुछ नहीं होगा। लोकतंत्र में जो मजबूती होनी चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो, वो अवाम हो, वो मिलजुल कर आप लोगों को दिखानी पड़ेगी, जो बीते कई वर्षों में पाकिस्तान में नहीं नजर आ रही है। और हर बार इसी तरह की स्थितियां, इसी तरह के तख्ता पलट, सियासी उलटफेर देखने को मिलते रहेंगे आने वाले वर्षों में भी। कमर चीमा जी, कमर चीमा जी, सवाल यह है कि मौजूदा वक्त में जिस तरह की स्थितियां पाकिस्तान में बन रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और आने वाले वर्षों में ऐसा दोबारा नहीं होगा, इस बात के लिए कितना तैयार है पाकिस्तान? कुछ तो सीख लेते होंगे ना, सियासतदान हो या फिर सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो। देखिए, एक सिंपल सी बात है,
मुझे तो ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब के खिलाफ कभी भी साजिश ना हो अगर इमरान खान साहब के नंबर पास पूरे हों। ये पता नहीं क्यों लोग इस चीज को वैल्यू नहीं देते। आपको 170, आपको देखे ना, एक टीम को खेलने के लिए 11 खिलाड़ी चाहिए और उनके पास खिलाड़ी 9 हो तो वो कैसे गेम खेल सकते हैं। इमरान खान साहब ने जितनी थिन मेजॉरिटी ली थी वो बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट पहले भी बनी थी। ये तो कोलिशन पार्टनर से, लेकिन इमरान खान साहब ने जो इत्तेमाद से हुकूमत की ना, उनको शायद ये था कि मुझे बड़े अदारे सपोर्ट करेंगे, बाकी अदारे भी मेरे साथ हैं और चीजें मैनेज हो गई। जो पाकिस्तान की सियासत में एक चीज चलती है वो सब कुछ सपोर्ट पीछे हट गई, इमरान खान साहब गिर गए। और इमरान खान साहब ने खुद तो एफर्ट की कोई नहीं पूरी जिंदगी, उनको नहीं, जो लेकिन काम कमर शिवा जी, इमरान खान को इस्तीफा देने से कौन रोक रहा है? या वो इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहते हैं मौजूदा वक्त में? दिस इज द रियल गेम। ये तो नहीं होता कि आपके बिहाफ पे चीजें होती रहें और आपके मैं इधर भी खामोश हूँ, आए कोई मेरे बिहाफ पे कॉल कर दे, मेरे बिहाफ पे एमएनए को बुला ले, ऐसे नहीं होता। इमरान खान अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है क्योंकि इमरान खान के अंदर एक ट्रू डेमोक्रेटिक पर्सन मौजूद नहीं है। अगर उनके अंदर एक डेमोक्रेटिक पर्सन मौजूद होता तो वो सर्वाइव कर सकते थे। अगर वो अपने पार्लियामेंटेरियंस को पैसे देते। दिखाइए अब्दुल समद जी को। अब्दुल समद जी जवाब दीजिए। आप तो जमहूरियत होने का ढोल पीट रहे थे और कमर चीमा क्या कह रहे हैं? देखिए, मेरे नज़दीक मैं तो उनको जमहूरी शख्स समझता हूँ। मैं अगर आप पूछ रही थी कि कौन उनको इस्तीफा देने से रोक रहा है, तो मैं रोक रहा हूँ उनको इस्तीफा देने से। मैंने मैसेज किया कि नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना। तो बहरहाल देखें, ये मैं अगेन आपको ये कहूँगा कि कमर चीमा साहब की अपनी ओपिनियन हो सकती है। अगर ये कहते हैं कि वो डेमोक्रेट नहीं है तो फिर मुझे बता दें कि कौन है। नवाज शरीफ डेमोक्रेट है या भुट्टो? तो भुट्टो को तो फेमस था कि डिक्टेटर था, तो कौन डेमोक्रेट है? अगर शहबाज शरीफ डेमोक्रेट है या बिलावल डेमोक्रेट है, कौन है? इस एतबार से तो जो हमारी पॉलिटिकल हमारा जो कल्चर है अभी वो इतना मैच्योर नहीं हुआ जितनी मैच्योरिटी जो है वो कमर चीमा साहब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसको अभी तो बड़ा टाइम लगेगा। इसको जितना शऊर हमने दे दिया हुआ है या जितना उस इमरान खान का तो कोई आगे भाई नहीं है या बेटा नहीं है जिसने आप दोनों ही मिलकर एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं और पाकिस्तान के साथ साथ पोल खोल रहे हैं। देखिए, आप ही कह रहे हैं कि मैच्योर नहीं है। भाई, एक देश चलाने के लिए एक मैच्योर सुनिए ना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सुनिए अब्दुल समद जी, सुनिए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मजबूत होने में और कितना टाइम लगाइएगा? पहले ही अर्थव्यवस्था से लेकर सब कुछ औंधे मुंह गिरा हुआ है। किसी तरह की स्थितियां बन नहीं रही कि जैसा अभी खुद ही गौरव भाटिया भी कह रहे थे कि डॉक्टर इंजीनियर से ज्यादा तो आतंकवादी है। ऐसे में और कितना वक्त चाहिए उस मुल्क को जो इतने बिल्कुल ताल ठोक कर अलग हुआ था और अपने आप को बता रहा था कि हम इस्लामिक स्टेट और किस तरह से हम तरक्कियों के नए आयाम गढ़ देंगे। और पाकिस्तान में और दूर नहीं जाते हैं, बहुत दूर नहीं जाते। इमरान खान ही थे ना वो जो कह रहे थे कि नया पाकिस्तान होगा। ये नया पाकिस्तान यहाँ पर है जिसे आप यहाँ बैठकर कह रहे हो, उन्हीं के पार्टी के नेता होने के नाते कि मैच्योर नहीं है अभी स्ट्रक्चर। कितना वक्त किसी भी देश को चलाने के लिए एक सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना, किसी भी देश को चलाने के लिए कितना वक्त लगेगा एक राजनीतिक मजबूत स्ट्रक्चर को लाने में? इसी का जवाब दे दीजिए। देखिए इस तरह तो इंडिया की बड़ी फॉल्ट लाइंस है। मैं यहाँ पे आपको बैठूं तो लंबी लिस्ट दे सकता हूँ। मैंने अपने पॉलिटिकल कल्चर दीजिए, मैं कहती हूँ दीजिए, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, आप दीजिए। मैंने पॉलिटिकल कल्चर की एक बात की, आपको मैच्योरिटी की। हम बहुत सारी चीजों में आपसे बहुत बेहतर होंगे, ठीक है। हम आजादी आपका एक गौरव भाटिया को मैं चैलेंज करता हूँ पाकिस्तानी चैनल पे आ जाए, नहीं है अलाउ, उनको नहीं आते। वो क्यों नहीं आते? हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। सुनिए, आपका चैलेंज सिर्फ इतना सही है कि गौरव भाटिया किसी और पाकिस्तानी चैनल पर आ जाए। आपका चैलेंज ये होना चाहिए था, आप ये कहते कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत से बेहतर है। पाकिस्तान में गौरव भाटिया गलत कह रहे हैं कि वहां पर सुनिए डॉक्टर और इंजीनियर ज्यादा है, आतंकवादी कम है। आप कहते हैं कि इमरान खान को पसंद करती है आवाम, आप कहते हैं कि सेना और इमरान खान में बिल्कुल अच्छी बनती है, तब मैं कहती है चैलेंज है। कैसा हल्का चैलेंज आप दे रहे हैं? मैं सुबह से आपके चैनल्स पे बैठा हूँ। आपका एक पॉलिटिशियन जुर्रत करता है हमारे चैनल्स पे आने की? नहीं करता, नहीं फेस करते, उनको अलाउ ही नहीं है। चैलेंज ले लीजिए, बता दीजिए कैसा चैलेंज लेना चाहते हैं, बता दीजिए जरा। मैं देखिए, या तो प्रीति जी दो बातें कहूंगा। पहले तो भाई आप एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दो। सुनिए, आप सुन लीजिए प्लीज, सुनिए। देखिए, इन्होंने कहा पाकिस्तानी चैनल पे हम क्यों नहीं जाते। मैं एक बात कहूंगा, क्योंकि भारतीय का ज़मीर है। पूरे पाकिस्तान की जितनी दौलत है अगर वो भी किसी पैनलिस्ट को देंगे, यहाँ RSN सिंह जी भी बैठे हैं,
तो भी वो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि जो दरिंदगी आपके आतंकवादी भारत में करते हैं तो हमें मंजूर नहीं है कि हम आपके चैनल पे बैठे। और दूसरी बात, सचिन तेंदुलकर जो होता है ना, वो गिल्ली डंडा गलियों में नहीं खेला करता है। पहले पाकिस्तान को अपने आप को एक मजबूत लोकतंत्र बनाना होगा, उसके बाद कोई भी भारतीय नागरिक वहां आएगा। और विदेश नीति। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही बाकी पैनल साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आर पार में लगातार निगाहें पाकिस्तान में तमाम डेवलपमेंट्स नेटवर्क 18 पर आप देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सच कड़वा होता है। अगर आप में कड़वा सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो कृपया ये कार्यक्रम ना देखें। पॉलिटिकल क्राइसिस तो मुल्कों में आते रहते हैं, कोई नई चीज नहीं है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर। सवाल ही पैदा नहीं होता, आखिरी बॉल पे भी लड़ेगा। पाकिस्तान की तारीख में यकीनन ये एक बहुत अहम दिन है। वजीर आजम साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, वो वजीर आजम नहीं रहा। इस क्राइसिस का ये है एक फॉरेन इंपोर्टेड क्राइसिस, ये बाहर से साजिश है पाकिस्तान की।